हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान का 7वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को इस लेसन के प्रोवाइड करा चुका हूँ और ये आज का अपना तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। स्टूडेंट, जो इससे पिछले वीडियो लेक्चर था, इसमें मैंने डिस्कस किए थे वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। ये टॉपिक मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर किए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण, जिसमें हम मेनली आज पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं, ठीक है, क्या एसिटिक होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, सारा कुछ आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं, हेडिंग लगाया मैंने वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण स्टूडेंट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहला हम तो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता यानी वर्ग 15 के जो तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, इनकी हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या रहता है, कैसे क्रिया करते हैं, हम उसको पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यानी वर्ग 15 के तत्व, ठीक है स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्राइड। जैसे अमोनिया की जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन की जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, आपका अमोनिया बनता है यानी NH3 बनता है। इसी प्रकार जब फास्फोरस की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से तो आपका PH3 यानी फॉस्फेट बनता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार के आगे जो तत्व है स्टूडेंट, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे और अपने हाइड्राइड बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, देखिए मैंने लिखा वर्ग 15 के सभी तत्व, वर्ग 15 के सभी तत्व MH3। MH3, M का मीनिंग क्या है, देखिए मैंने बताया M का मीनिंग है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। M का मान कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखें, वर्ग 15 के सभी तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां M की वैल्यू क्या बेटा, NH3। एक बार ख्याल समझिए, देखिए MH3 है ना, तो M की जगह अगर मैं N लिखता हूँ तो NH3 हो जाएगा यानी अमोनिया बन जाएगा। अगर M की जगह मैं P लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, फॉस्फेन बन जाएगा, है ना, फॉस्फेन। अगर M की जगह मैं आपका लिख रहा हूँ AS, तो ASH3 बनेगा और ये आर्सिन बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं M की जगह अगर H भी लेता हूँ, ठीक है, तो आपको बनेगा स्टीबीन बनेगा। क्या बनेगा, स्टीबीन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी प्रकार अगर मैं M की जगह BIN बिस्मुथ लेता हूँ तो क्या बनेगा, बिस्मुथीन बनेगा, बिस्मुथीन बनेगा। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इसे पिछले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे मैं नाइट्रोजन की अगर बात करी, नाइट्रोजन यानी आपका ये, ठीक है, आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,5 यानी बाह्यतम ऑर्बिटल में यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इनको दिखाने का प्रयास करूँ स्टूडेंट, इस टाइप से देखिए ध्यान से, ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है स्टूडेंट। ठीक है, और 4 और ये 5 यानी जो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा वो मैंने ये दिखाया स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है, करना क्या है कि अभी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो याद रखें स्टूडेंट कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, अपना अष्टक पूरा जो करता है स्टूडेंट, ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूरा करता है, यानी 3 सहसंयोग बंध बनाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, मान लीजिए एक हाइड्रोजन ये लिया मैंने, दूसरा हाइड्रोजन ये लिया और तीसरा हाइड्रोजन बेटा ये लिया। हाइड्रोजन के पास आप लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं गुणा के चिन्ह से लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चाहे आप देखिए स्टार बना दीजिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को सिंबल है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हाइड्रोजन का स्टूडेंट। ठीक है, तो अब होगा क्या स्टूडेंट, देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 1 2 3 हाइड्रोजन ये, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन के पास, अगर ये बंद साझा हो जाए, मतलब शेयर हो जाता है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा करता, अष्टक पूरा तो नहीं करता, लेकिन उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। तो वो क्या करता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, यानी ये एक साझेदारी ये, दूसरी साझेदारी बेटा ये, और तीसरा हाइड्रोजन की साझेदारी बेटा ये। इस टाइप से आपने देखा कि नाइट्रोजन जो अपना अष्टक पूरा करता है 3 सहसंयोग बंध बनाकर करता है, जो किसके साथ बनाता है, वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। ठीक है, जिसको हम इस संरचना को हम कैसे देखते हैं बेटा, इस टाइप से देखते हैं। देखिए NH3, N एक है और हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन स्टैंड। ठीक है, और जहाँ इसके बीच का ये एंगल है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा स्टैंड। ठीक है,
तो इसी प्रकार से अगर अभी तो मैं नाइट्रोजन की बात करी, अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूँ, फास्फोरस यानी P, उसका एटॉमिक नंबर कितना था 15, तो 2,8,5। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से फास्फोरस की आयतन कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो ये हो गए स्टूडेंट, 3, 4 और ये 5। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से ये भी हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, 3 हाइड्रोजन से स्टूडेंट। ठीक है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये मान लीजिए तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब ये तीनों हाइड्रोजन से साझा करेगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसका स्टक पूरा हो जाएगा, किसका, फॉस्फेन का, सॉरी फास्फोरस का। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा दो अपना मतलब दूसरी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, इस टाइप से देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इस टाइप से किसका निर्माण हो जाएगा, वो PH3 का निर्माण हो जाएगा। यानी जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो आपका क्या बनाएगा, NH3 बनेगा। जब फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका बेटा, PH3 यानी फॉस्फेट बनेगा। इसी प्रकार आर्सेनिक, इसी प्रकार से एंटीमनी और इस प्रकार से बिस्मिथ, यानी 3 हाइड्रोजन से क्रिया करके अपने अपने हाइड्रोजन बनाएंगे। यानी अब अमोनिया का, सॉरी नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। और फास्फोरस से क्या होता है बेटा, फॉस्फीन होता है। आर्सेनिक का क्या होता है, आर्सिन होता है। और एंटीमनी का क्या होता है, स्टीबीन होता है। और बिस्मिथ का जो होता है बिस्मुथीन होता है फ्रेंड। ठीक है, अधिकांश लोगों को ये नाम याद नहीं होंगे, इसको नोट कर लें कि ASH3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्सिन बोलते हैं। HBH3 को हम स्टीबीन बोलते हैं। और BiH3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, बिस्मुथीन बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, आई आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात बस केवल ये थी कि ये सब क्या वर्ग 15 के तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। इनकी आयतन कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनको स्टेप पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सहसंयोग बंधन बना करके पूरा करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे मैंने नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा इन हाइड्रोजन की संरचना कैसी होती है, पिरामिडीय होती है। इन हाइड्रोजन की संरचना कैसी होती है बेटा, पिरामिडीय होती है। पिरामिडीय होने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी होता है, उसको मैं भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु पर है या फास्फोरस परमाणु पर, यहाँ पे देखने का प्रयास करें, यहाँ पे देखें है ना, क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इनकी क्षारीय होने का कारण भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहली पिरामिडीय होने की घटना ये है कि इन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या होता है, इनका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ एंड एंटीमनी, इनका जो संकरण होता है वो कितना होता है, sp3 होता है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए नाइट्रोजन, ये M की जगह आप N को मान लीजिए, ये M दिख रहा है, M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, P भी, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे N लिखने का प्रयास करता हूँ, यानी अमोनिया बनाने का प्रयास करता हूँ, ये मान लीजिए ये हो गया विषय। ठीक है, तो आपने देखा एक सिंगल बंद ये है, एक सिंगल बंद ये, एक सिंगल बंद ये, 3 सिंगल बंद हो गए, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए, और 3 सिग्मा और एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये लोन पेयर। क्या बेटा, ये लोन पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कुल मिलाकर सिग्मा बंद और एक की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, यानी आपके पास 3 सिग्मा है। ठीक है स्टूडेंट, प्लस और एक क्या है, एक आपका एक इलेक्ट्रॉन युग्म। कुल मिलाकर नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और जब 4 ही नंबर होता है तो संख्या होता है sp3। कितना होता है बेटा, sp3। यानी इसके अंदर एक s ऑर्बिटल भाग ले रहा है और 3 क्या भाग ले रहा है, आपके p कक्षा भाग ले रहे हैं, है ना। यानी इसको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे, देखिए देखना चाहते हैं तो देखिए संकरण क्या है, इस पर नाइट्रोजन, फास्फोरस या आर्सेनिक, बिस्मुथ या एंटीमनी संकरण रहेगा वो किसका रहेगा, sp3। देखिए sp3 कैसे देख रहे हैं इसको बता रहा हूँ। देखिए एक s ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए मैं P को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तो मान लीजिए ये PX है, ये PY है और स्टूडेंट ये PZ है। ठीक है, 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है। यानी इसके अंदर कुल मिलाकर 4 कक्षा भाग लेते हैं। कितने कक्षा भाग लेते हैं, 4। एक रहता है आपका 1s, सॉरी s कक्षा रहता है। ठीक है, एक s कक्षा का होगा, एक PX, PY और PZ स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि इसके अंदर 4 ऑर्बिटल भाग लेते हैं। कितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं बेटा, 4 ऑर्बिटल भाग लेते हैं। किसको बनाने में, आपका अमोनिया, फास्फोरस, आर्सेन या स्टीबीन या बिस्मुथ बनाने में स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इन हाइड्रोजन की जो संरचना होती है वो पिरामिडीय होती है। पिरामिडीय होने का मीनिंग क्या है कि उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर 4 कक्षा भाग लेते हैं, P के 3 और S का 1, जो मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा था स्टूडेंट। ठीक है, और इनका जो संकरण रहता है वो कितना था, sp3 रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है कि वर्ग 15 के हाइड्रोजन की संरचना कैसी होती है, तो याद रखना बेटा पिरामिडीय होती है। कैसी होती है, पिरामिडीय। पिरामिडीय संरचना बेटा मैंने ये बना करके दिखाई स्टूडेंट। ठीक है, और
संगण मैंने आपको बताया कि 3 सिग्मा बंध है और एक आके इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ 4 जब नंबर आता है तो ये इसका संगण कितना होता है sp3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाया स्टूडेंट। ठीक है अच्छा आगे बात करते हैं वर्ग 15 का हाइड्राइड। तो वर्ग 15 का हाइड्राइड अमोनिया, फास्फीन, आर्सेन, स्टीफीन और बिस्मुथीन। ठीक है, अब इनके बीच की बात करते हैं। इनके ये जो एम और ये एच बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड क्या देख रहे हैं बेटा, ये बंद है। देखिए ये आपका क्या एम का मतलब क्या है, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, बिस्मिथ या एंटीमनी। ठीक है, और एच क्या है, ये एच जो अभी मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ इस टाइप से, यानी इसके बीच के जो बॉन्ड है, ये बीच के क्या है, ये बॉन्ड है किसके साथ बने हुए हैं, ये आपके या तो आपके नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या आर्सेनिक है, एंटीमनी या बिस्मिथ है। ठीक है, तो एक बार बताता चलूँ। देखिए नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ इस टाइम, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। ठीक है, और फास्फोरस की बात करता हूँ तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है। ठीक है, कहने का मतलब है देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। यानी कहने का मतलब है नाइट्रोजन के परमाणु में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें कितने होंगे बेटा 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन का जो एटम होगा वो छोटा होगा, नाइट्रोजन का एटम क्या होगा बेटा, छोटा होगा, जबकि फास्फोरस का जो एटम होगा वो बड़ा होगा। क्यों, इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन आने और इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आने। ठीक है, आगे क्वेश्चन मारा होगा। ठीक, और इसके जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या लगता है बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि इनमें सेम इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है। यानी मैं बंद कोण के लिए बता रहा हूँ, ये जो बंद कोण आप देख रहे हैं इनके हाइड्राइड तो ये हैं ऑलरेडी, जो ऊपर लिखे हैं वो मैंने ये लिखे, लेकिन जो बंद कोण आप देख रहे हैं, यानी दो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो अमोनिया के लिए जो इसका बंद कोण होता है वो 106.7 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट, सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए, अब ये मैं आगे बात करूँ पीएच3 के लिए इसका मान कम हो गया, ASH3 के लिए और भी कम हो गया, SBH3 के लिए और भी कम हो गया, और BiH3 के लिए और भी कम। अब इसका जो ये बंद कोण घट के और यहाँ मैं इसकी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो नाभिक होगा छोटा होगा, फास्फोरस को और बड़ा होगा। मैं आर्सेनिक की बात करता हूँ, AS की, यानी जो 33 नंबर पर आता है आपका, तो इसका जो एटम बेटा और भी ज़्यादा बड़ा होगा। यानी इसके अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, 1 2 3 इस टाइप से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर हैं, अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ तो मान लीजिए एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है स्टूडेंट। ठीक है, और ये मैं आपको पहले से नाइट्रोजन के लिए दिखाया हुआ स्टूडेंट, ये फास्फोरस के लिए बनाया और ये मैंने आर्सेनिक के लिए बनाया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो एटम है बेटा बहुत छोटा एटम है, और जब ये छोटा एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पास है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पास है, और इलेक्ट्रॉन पर सेम नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, किस पे बेटा, इलेक्ट्रॉन पर। तो यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे को ज़्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम है, और जब बीच की दूरी कम है तो बेटा जो F का मान होता है, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा यानी फोर्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार 1/r²। ठीक है, R का मान अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तेजी से क्या कहते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, यानी जब आपका अमोनिया का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बंध लगता है बहुत हाई वाला लगता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या बेटा, कम है, और दूरी जब यानी R का मान कम होता है, F का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा फास्फोरस के लिए बात करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अपेक्षा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ये बढ़ जाएगी, और बीच की दूरी का मान बढ़ जाएगा तो F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना प्रतिकर्षण नहीं करेंगे जितना प्रतिकर्षण यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के बीच, दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एंगल किसके लिए है, सबसे ज़्यादा एंगल किसके लिए बेटा, नाइट्रोजन के, सॉरी अमोनिया के लिए है। किसके लिए बेटा, अमोनिया के लिए। ऐसा क्यों है बेटा, इसके अमोनिया का जो नाभिक होता है वो छोटा होता है, और नाभिक छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं बेटा तो उनकी बीच की दूरी कम होती है ना, और बीच की दूरी कम होती है स्टूडेंट। तो अभी मैंने बताया कूलाम के नियम के अनुसार जब बीच की दूरी कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं तेजी से, इसलिए इनके बीच का कोण ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात करता हूँ आपके, जैसे मान लीजिए फॉस्फीन की, तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस का एटम बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या दूर दूर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं तो इतना रिपेल नहीं लगा पाते, यानी प्रतिकर्षण उनके बीच में क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार जितना इधर को चल रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी नाभिक का साइज बढ़ता चला जा रहा है,
और जब साइज बढ़ता चला रहा है एटम का जब साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी बढ़ रही है, बीच की दूरी बढ़ रही है तो उनके प्रतिघण का मान क्या हो रहा है, प्रतिघण बल का मान कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए लगातार हम देखें तो NH3 से PH3 से S3 SB3 BH3 की लगातार मान क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने का मेन कारण यही है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं स्टैंड, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऊपर से नीचे आने पर जितने ज़्यादा दूर होंगे उनके बीच में एंगल उतना ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वो रिपेल नहीं कर पाएंगे स्टैंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एंगल किस में रहता है, अमोनिया में रहता है, उससे कम फॉस्फीन में, उससे आर्सेन में और बिस्मीन में, और ये क्या आपका स्टीमीन और आपका क्या ये बिस्मीन में, यानी एंगल जो है लगातार नीचे को आने पर घटता रहता है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा इसके हाइड्राइडों के गुण, यानी ये जो हाइड्राइड हैं NH3 PH3 S3 SB, इनके हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं स्टैंड हाइड्राइडो गुण में लेगा तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। ठीक है, इन ताप का प्रभाव क्या पड़ता है इन पर हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो स्टैंड हाइड्राइडो का तापीय स्थायित्व NH3 से लेकर BH3 तक घटता है। इसमें ये कहा है कि ताप का प्रभाव जो होता है वो NH3 से लेकर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, घटता है। यानी अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो, पिघलाना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए, उससे कम इसको चाहिए, उससे कम इसको चाहिए, उससे कम इसको चाहिए, सबसे कम इसको चाहिए। इसका मीनिंग ये है बेटा कि जैसे जैसे उसका परमाणु का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ता है तो उसकी बंध की लंबाई क्या होती है बेटा, बड़ी होती चली जाती है। यानी अमोनिया में अगर इतना बड़ा बॉन्ड बना है, ठीक है, यानी इसकी और बात करूँ, अमोनिया के लिए इतना बड़ा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, 3 सिंगा बंध स्टैंड। ठीक है, तो यही बॉन्ड अगर मैं फास्फोरस के लिए दिखाने का प्रयास करूँ, फास्फोरस के लिए जब अगर दिखाने का प्रयास करूँगा स्टैंड, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और जब ये बॉन्ड ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो अब आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई दो आपके बच्चे, एक मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा बड़ी साइज का एक वस्तु हो रहा है। चलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक लकड़ी का पार्ट ये मेरे पास है स्टैंड, ठीक है, साथ मार्कर काम नहीं कर रहा स्टैंड। देखिए मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप दो छोटे छोटे पदार्थों को लीजिए, एक लकड़ी, देखिए मैं कहने का मतलब मेरा ये है स्टैंड, ये मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा ये मेरे पास है और एक लकड़ी का टुकड़ा ये मेरे पास है, ठीक है। आइए आप देखना प्रयास करें तो देखिए, समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको तोड़ना क्या होगा बेटा, आसान होगा, क्योंकि ये लेंथ क्या है, ज़्यादा है। और जब जो चीज़ बड़ी होती है बेटा तो उसको तोड़ना क्या होता है बेटा, आसान होता है, आसानी से टूट जाता है। लेकिन छोटी चीज़ को तोड़ने का प्रयास करो तो वह टूटने में थोड़ा दिक्कत करती है स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब मैं इधर से इधर को चलूंगा तो इन बॉन्डों की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। यानी ये सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस के बीच में, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। जब बॉन्ड बढ़ जाएंगे तो बेटा ये आसानी से टूट जाएंगे, है ना, ये कम ताप पर टूट जाएंगे। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा ताप की, लेकिन जितना मैं इधर चलूंगा तो ये बॉन्ड और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। यानी बॉन्ड की जो शक्ति हो जाएगी बेटा वो कम हो जाएगी। यानी बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होगा उसकी शक्ति उतनी ज़्यादा कम होगी स्टूडेंट, यानी वो थोड़े से टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। तो देखिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। स्थायित्व अगर मैं देखिए सबसे ज़्यादा स्थायी है कौन, इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, आपका अमोनिया। उससे कम स्थायी कौन है, आपका फॉस्फीन। उससे कम आर्सेन, उसका बिस्टमीन, क्या बेटा आपका क्या आपका स्टीमीन और क्या आपका बिस्टमीन। यानी स्थायित्व की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्थायी क्या अमोनिया है, फॉस्फीन है, यानी सब ये स्थायित्व का क्या घटता हुआ क्रम है स्टूडेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थायी वर्ग 15 के तत्वों को जो हाइड्राइड है, सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है इसके अंदर, अमोनिया है स्टूडेंट। और सबसे कम स्थायी कौन है, आपका बिस्टमीन है स्टूडेंट, यानी BiH3 है, ठीक है। अच्छा अगर विघटन की बात करें तो अमोनिया को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि अमोनिया में ये बॉन्ड छोटे होंगे, छोटी चीज़ को तोड़ना क्या होगा बेटा, मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इधर चलूंगा तो वो टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस 440 आ गया, 280 आ गया, 150 आ गया, वो कमरे का ताप मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये है कि ताप का जो प्रभाव है, जो सबसे ज़्यादा ताप किसको चाहिए, अमोनिया को चाहिए इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि इसके बॉन्ड क्या होंगे, छोटे होंगे। बॉन्ड छोटी चीज़ को तोड़ना बहुत क्या होता है बेटा, मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात करता हूँ इधर को, जितना मैं इधर चलूंगा तो बॉन्ड की लेंथ ही ज़्यादा बढ़ती हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और जब बॉन्ड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ने के साथ उसकी जो ताकत है वो क्या होता है बेटा, कम हो जाती है। यानी इसकी बॉन्ड की शक्ति होती है वो कम हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं इसकी क्षारीय प्रकृति की। क्षारीय प्रकृति, तो क्षारीय प्रकृति क्या होती है, देखिए वर्ग 15 के सभी हाइड्राइड, क्षारीय प्रकृति वर्ग 15 के सभी हाइड्राइड क्षारीय प्रकृति, इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति कारण होती है। यानी कहने का मीनिंग ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, वर्ग 15 के जो एलिमेंट हैं,
ठीक है। वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनके जो होते तो सॉरी वर्ग 15 के जो हाइड्राइड हैं वो सारे क्षारीय होते हैं। सारे क्या होता है बेटा, क्षारीय होने का जो कारण होता है वो क्या होता है, इस परमाणु पर है, नाइट्रोजन परमाणु पर या फास्फोरस परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का होना होता है। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये है कि ये जो हाइड्राइड हैं, ये NH3, PH3, ASH3, Sp3 और के BH3, ये सब यहाँ बेटा क्षारीय हैं। और क्षारीय होने का जो कारण है वो क्या, आपका नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अगर PH3 को बनाओगे तो P के ऊपर फास्फोरस के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इनमें सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है। यानी आप देख रहे हैं कि ये क्षारीय क्रम देखना चाहें तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि NH3 तथा PH3 में ज़्यादा क्षारीय कौन होगा और क्यों होगा। तो याद रखें सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है, इसके अंदर अमोनिया होता है। क्या होता है बेटा, अमोनिया। अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन का जो एटम होता है बेटा छोटा होता है, नाइट्रोजन का जो परमाणु होता है छोटा होता है, और फास्फोरस का और बड़ा होगा, आर्सेनिक का और बड़ा होगा, एंटीमनी का और भी बड़ा होगा, और बिस्मुथ का सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो जब इसका एटम छोटा होगा, ठीक है, तो इसका जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेटा तेजी से क्या हो जाएगा, ये डोनेट कर देगा, जल्दी से डिनोट कर देगा, है ना। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी जिस एटम का जो साइज होगा वो छोटा होगा और जिस एटम का साइज छोटा है वो आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तेजी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो सबसे जल्दी कौन दान करता है इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, अमोनिया दान करता है, इसलिए अमोनिया प्रबल क्षारीय है, ठीक है। यानी इन सभी की अगर बात करूँ इन पाँचों में तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, आपका NH3, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम क्या, BiH3, ठीक है। तो क्षारीय क्रम का समझने का आसान तरीका ये था, यानी अमोनिया का एटम सबसे छोटा होगा, नाइट्रोजन का एटम सब में छोटा होगा और जो तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा स्टैंड, ठीक है। आयोग क्वेश्चन में आया होगा। तो देखिए मैंने यही लिखा है, क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम क्या है, अमोनिया। क्या लिखा मैं, NH3, PH3, यही सबसे क्षारीय ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे ये, और सबसे कम क्या, BiH3, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा क्षारीय होने का कारण वो यही है, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का एटम छोटा होता है और जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। बात करते हैं इसका विषैला गुण। विषैला गुण ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी सभी हाइड्राइड विषैले प्रकृति के होते हैं। सभी हाइड्राइड के होते हैं बेटा, विषैले होते हैं, इसके अंदर तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है, विषैले होते हैं। तो विषैले का जो ऑर्डर है, सबसे कम विषैला कौन था, अमोनिया। सबसे कम विषैला क्या होता है, अमोनिया होता है। उससे ज़्यादा कौन, PH3, उससे कौन, ASH3, और इससे भी ज़्यादा सॉरी ये SbH3, और सबसे ज़्यादा कौन है, BiH3। यानी कहने का मतलब है विषैलेपन की अगर बात करूँ तो अमोनिया सबसे कम विषैला होता है, PH3 उससे भी ज़्यादा होता है, और आपका ASH3 उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, SbH3 इससे भी ज़्यादा विषैला हो जाएगा, और BiH3 यानी ये सबसे ज़्यादा विषैला होगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया इसके हाइड्रोजन गुणों में लिया मैंने तापीय अपघटन, क्षारीय प्रकृति और विषैला गुण, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको बेटा पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आया स्टूडेंट तो वीडियो का भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।